हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम इन दिस न्यू वीडियो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। जो हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड स्पेशली अपने फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता दूं, ये आपके ESC गेट एंड अदर स्टेट AE एंड JEE एग्जाम्स, ठीक है? स्टेट AE एंड JEE एग्जाम्स के PYQs है, ठीक है? एंड आल्सो इनमें हमने कुछ फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है? जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी आप बुक उठाओगे, चाहे MCQ बुक हो, गेट PYQ बुक हो, ESC PYQ बुक हो, उनकी अलग-अलग सेपरेट बुक आती है, ठीक है ना? जैसे आप ESC की बुक कंसिडर करोगे, ESC PYQs की, तो उसमें आपको सिर्फ ESC PYQs मिलेंगे। इसी तरह से गेट PYQ बुक आप जो है वो अलग से जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन एक ही कॉम्बिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है वो लाए हैं, ठीक है? तो मैं आपके सामने इन सारे फील्ड्स से, इन सारे एग्ज़ाम्स से, जितने भी ये सारे बहुत बड़े इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, इनसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करेंगे इन वन गो, ठीक है? इन वन शॉट, एक ही फ्रेम में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस कंटिन्यू, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजम्पशन ऑफ स्टोक्स लॉ, ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल्स। तो जैसे कि हमने पहले पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? जो कि मैंने स्टैंडर्ड बुक से आपको एजम्पशंस दिखाई थी। तो स्टोक्स लॉ की जो एजम्पशंस होती है सेडिमेंटेशन एनालिसिस में या ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल्स में, तो पहला है द फॉलिंग सॉइल पार्टिकल इज स्फेरिकल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इट्स टॉकिंग अबाउट नॉट एन एजम्पशन, ठीक है? तो जो इसमें से एजम्पशन नहीं है वो हमें चूज करनी है, वो हमारा आंसर होगा। द फॉलिंग सॉइल पार्टिकल ग्रेन इज स्फेरिकल। ये आपका स्फेरिकल होता है। तो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे जो शेप ऑफ द सॉइल पार्टिकल एज्यूम की जाती है दैट इज स्फेरिकल, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एजम्पशन है, ठीक है? हमें वो चूज करना है जो एजम्पशन नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉल ऑफ अ सिंगल पार्टिकल हैज नो बाउंड्री इफेक्ट्स ऑफ कंटेनर वॉल्स। नाउ ये एजम्पशन बेसिकली क्या बोल रहा है, इस एजम्पशन में ये क्या चीज़ बोल रहा है? तो जो हमने वहाँ पे एक एजम्पशन पढ़ी थी कि जो वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉल ऑफ अ सिंगल स्फीयर पार्टिकल होती है, वो होती है इन द इन्फिनाइट मीडियम, ठीक है? उसमें हम एज्यूम करते हैं इन्फिनाइट जो फ्लूइड होता है दैट इज ऑफ इन्फिनाइट एक्सटेंट, ठीक है? उसकी कोई जो है वो हद नहीं होती। तो यहाँ पे वही बात एक्चुअली कह रहा है कि हैज़ नो बाउंड्री इफेक्ट्स ऑफ कंटेनर वॉल्स। तो ये भी जो है एजम्पशन हो जाएगी, ठीक है? ऑप्शन सी में कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स इज यूज्ड इन कंप्यूटिंग द स्टोक्स फार्मूला। एवरेज वैल्यूज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज यूज्ड इन कंप्यूटिंग द स्टोक्स फार्मूला। तो अगर आपको याद होगा, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिडर करते हैं, एक तो ग्रेन्स की कंसिडर करते हैं, सॉइल ग्रेन्स की, एंड दूसरा इंडिविजुअल सॉइल ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है ना? बट ये यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, तो इसलिए ये एजम्पशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, ठीक है? एंड यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं, उसमें बोल रहा है कि द फाइनर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डू नॉट हैव टेंडेंसी फॉर फ्लॉक फॉर्मेशन। दैट्स वेरी ट्रू एजम्पशन, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब फाइन पार्टिकल्स जब सेटल होंगे तो वो इंडिविजुअली सेटल होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और पार्टिकल जो है वो इंडिविजुअली सेटल होंगे। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि फाइनर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जो है उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो फ्लॉक्स बनाए, ठीक है ना? यानी आपस में वो चिपके। सो दिस इज आल्सो द एजम्पशन। सो जो यहाँ पे एजम्पशन नहीं है दैट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन जो था वो सी था करेक्ट आंसर। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज
Consider the following statements. A conspicuous break in the continuity of a grain size distribution curve indicates a mixture of soil from two different layers. Can I a conspicuous break in the continuity of a grain size distribution curve indicates a mixture of soil from two different layers. जो कि आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो अगर सॉइल होगी फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स, मीन्स सॉइल जो है वो नॉन होमोजीनियस होगी, तो उसमें उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या आएगा, एक ब्रेक आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक ब्रेक आएगा, सडन चेंज आएगा, ठीक है। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं विद द गैप ग्रेडेड सॉइल। जब हम गैप ग्रेडेड सॉइल का कर्व देखते थे जिसमें एक सडन चेंज होता था, तो ऐसा गैप ग्रेडेड सॉइल में भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें एक सडन कंस्पिशियस ब्रेक हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स मीन्स ए नॉन होमोजीनियस सॉइल, ठीक है। तो दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ए स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स प्रेवलेंस ऑफ नियरली यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो आपका क्या, पोरली ग्रेडेड सॉइल को डिनोट करता है ना, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। तो सो दिस इज ट्रू। A flat grain size distribution curve indicates a certain range of passing grain sizes. तो जो फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्टन रेंज ऑफ पासिंग ग्रेन साइजेस। सर्टन रेंज ऑफ मीन्स वाइड रेंज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक जो फ्लैट कर्व होता है हमारा, वैलिग्रेडेड सॉइल में जो कर्व आता है वो एक फ्लैट बनता है, ठीक है ना, जिसमें आपके बहुत सारे पार्टिकल साइज की जो है वो रेंज आ जाती है, कवर हो जाते हैं। सो इट्स आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, या ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है आपकी ट्रू है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसने करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी है तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ ए क्ले इज एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए सैंड एट द सेम वाइड रेशियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। तो जैसा कि हमें पता है, सैंड और क्ले का जो बिहेवियर होता है, इंजीनियरिंग मीन्स उनकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बिहेवियर जो है किस चीज़ की वजह से होता है, क्या पार्टिकल साइज एंड शेप की वजह से होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे हमें क्या, अगेन जो है यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर, ठीक है ना, जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टिकल साइज एंड शेप तो रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सॉल्युबल साल्टस, तो सॉल्युबल साल्टस जो है एक्चुअली सॉल्युबल साल्टस की वजह से सॉइल की बिहेवियर में तो चेंज आता है, बट यहाँ पे ये दो सॉइल्स को कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे उनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बिहेवियर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा जनरली, ठीक है ना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया तो वो आपका इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरह से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसमें हम चार्जेस वगैरह की बात करते हैं। तो जो इसमें बिहेवियर हो जाएगा, जो इसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दैट विल बी द सॉल्युबल साल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज हैज बीन आस्क्ड इन द गेट 2024, ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है, गेट 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे। सॉइल पार्टिकल्स फॉर्मड बाय मैकेनिकल वेदरिंग एंड क्लोज टू देयर ऑरिजिन आर जनरली सबराउंडेड। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सो पहली स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स मैकेनिकल वेदरिंग से बनते हैं और अपने ऑरिजिन के क्लोज होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो बनते हैं वहीं पे अक्सर रहते हैं, तो क्या वो कह रहा है कि वो जनरली सबराउंडेड होते हैं, उनकी शेप जो है वो सबराउंडेड होती है, बट इट्स नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा,
क्योंकि जो मैकेनिकल वेदरिंग से सॉइल पार्टिकल्स बनते हैं और क्लोज टू द ऑरिजिन होते हैं, वो आपके कौन से सॉइल्स होते हैं? जनरली क्ले सॉइल्स होती हैं, ठीक है? क्ले सॉइल्स जो है वो क्लोज टू द ऑरिजिन बनती है, फॉर्म होती है। एंड हमें पता है कि जो क्ले पार्टिकल्स हैं, उनकी शेप क्या होती है? हमने ये डिस्कस भी किया था। उनकी शेप जो है वो जनरली फ्लैकी टाइप होती है। सो इट्स नॉट सब राउंडेड। अब इसने यहाँ पे सब राउंडेड की बात की, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट क्यू में क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी ऑफ द क्ले फिजिकली सिग्निफाइज इट इज स्वेल पोटेंशियल। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एक्टिविटी से हम बेसिकली एक्टिविटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या सिग्निफाई करता है? तो वो क्ले का जो है स्वेल पोटेंशियल ही तो सिग्निफाई करता है ना, कि उसके स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है? यानी उसमें वॉल्यूम चेंज किस हिसाब से होता है। तो हमें पता होता है कि जिस सॉइल की ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है, उसकी उतनी स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? एक्टिविटी के बेसिस पर ही हम स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को सिग्निफाई करते हैं। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टेटमेंट पी इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू, ठीक है? ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2024। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? हमने हर तरह के क्वेश्चन लाए हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आपका जो है प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट लेवल हो, ठीक है? दिस इज नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस, अगर आप रेडी हो तो। सो नाउ अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको एनालाइज करते हो उस तरीके से। सो नाउ स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें वही बताना होगा कि स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ठीक है ना? और यहाँ पे हमें ये भी बताना है, मैं आपको बता दूँ कि जो स्टेटमेंट सेकंड है, क्या वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं, ठीक है? वो भी आपको बताना है। सो नाउ स्टेटमेंट फर्स्ट, a log linear plot is used to represent the grain size distribution of a soil sample। देखो हमने ये डिस्कस किया हुआ है पहले कि जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम किस ग्राफ पे ठीक है ना प्लॉट करते हैं। तो हमें पता है कि वो सेमिलॉग ग्राफ पेपर होता है, ठीक है? सेमिलॉग ग्राफ पेपर पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये वही बात कर रहा है ना कि लॉग लीनियर प्लॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉइल सैंपल। एक जो अब यहाँ पे इसने जो मेंशन किया है लॉग लीनियर प्लॉट, तो लॉग लीनियर भी एक सेमी लॉग पेपर होता है, ठीक है ना? दैट्स ऑल्सो ए सेमिलॉग ग्राफ। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट अब इसके हिसाब से अगर हम खाली इस हिसाब से देखेंगे कि लॉग लीनियर जो है वो सेमिलॉग प्लॉट है, दैट इज ट्रू एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, बट द स्टेटमेंट इज एक्चुअली द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसने लॉग लीनियर स्केल प्लॉट को मेंशन किया, जबकि हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता होगा मैंने वहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था, आपको हम आपके साथ डिस्कस किया था कि जो एक तो उसकी वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो लीनियर स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? वाई एक्सिस पे जो है लीनियर स्केल रिप्रेजेंट होती है और एक्स एक्सिस पे हम लॉग स्केल रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इस स्केल को सेमी लॉग कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पे है और वाई एक्सिस जो है वो नेचुरल स्केल या लीनियर स्केल पे होता है। तो लॉग लीनियर का मतलब है कि आपका लॉग लीनियर का मतलब है कि वाई एक्सिस जो है वो लॉग स्केल पे है और एक्स एक्सिस जो है वो लीनियर स्केल पे है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लीनियर लॉग स्केल यूज़ करते हैं एक्चुअली, ठीक है? सो इट शुड बी रिमेंबर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लीनियर लॉग। तो एक्चुअल में जो वहाँ पे हम स्केल यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा होता है? लीनियर लॉग स्केल, ठीक है ना? जिसमें आपका वाई एक्सिस लीनियर होता है, एक्स एक्सिस लॉग होता है। सो उसके लिए जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा दैट इज लीनियर लॉग। अगर इसने लीनियर लॉग प्लॉट की बात की होती तो फिर ये ट्रू स्टेटमेंट था।
बट इट इज सेइंग अबाउट लॉग लीनियर विच इज़ इनकोरेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो कि हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है कि वो एक लीनियर लॉग स्केल होता है, ठीक है। एंड लीनियर लॉग एंड लॉग लीनियर ये दोनों आपके सेमिलॉग कहलाती हैं, ठीक है। कंबाइन में इनको सेमिलॉग कहते हैं। अगर इसने सेमिलॉग ही कह दिया होता है यहाँ पे इसके बजाय, अगर यहाँ पे इसने क्या कहा होता कि एज सेमिलॉग प्लॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉइल सैंपल, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू था। एंड अगर इसने ये कहा होता कि ए लीनियर लॉग, ठीक है, प्लॉट, तब ये ट्रू था। Now, moving to the statement second, it is in a semi-log plot, wide range of grain sizes can be accommodated. अब हमें पता है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया है कि लॉग स्केल हम इसीलिए लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि उस पे हम ग्रेन साइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा साइजेस के जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको बेशक यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और इसने यहाँ पे सेमिलॉग प्लॉट की बात की, तो सेमिलॉग में आपका लीनियर लॉग स्केल जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बट पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट में यहाँ पे इसने लीनियर लॉग के बजाय, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसने लीनियर लॉग के बजाय यहाँ पे सेमी लॉग लिखा होता, ठीक है, अगर इसने सेमी लॉग ही यहाँ पे लिखा होता या लीनियर लॉग लिखा होता, ठीक है, लॉग लीनियर के बजाय, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इंडिविजुअली ट्रू थी और स्टेटमेंट सेकंड जो थी वो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है ना। फिर आपका उस तरीके से आंसर हो जाता। सो यू हैव टू रिमेंबर। अब ये बहुत ज़्यादा आपने देखा कि यहाँ पे आपके कितने सारे कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। कितने सारे कंसेप्ट्स को ये टच कर रहा है ये क्वेश्चन। सो इट्स अ वेरी डीप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भाई हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आप देखो ESC 2024 से ये क्वेश्चन हमने लिया है इसी कंसेप्ट से, ठीक है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट लेवल है। बट अगर आप उसको यकीन मान के चलते हो, ठीक है ना, तभी है। आपका यकीन नहीं होगा तो फिर कोई चीज़ आप जो है वो काम नहीं आएगी। ESC 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी टॉपिक वाइज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट्स नेक्स्ट लेवल, ठीक है। नाउ what is the question actually? Consider the following statements regarding sedimentation analysis of soil particles based on Stokes law. यहाँ पे हमने फिर से sedimentation analysis को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है, जो कि बेस्ड होती है स्टोक्स लॉ पे, ये हमें पता है। पहली स्टेटमेंट क्या है? द फाइनर सॉइल पार्टिकल्स आर नेवर परफेक्टली स्फीयर्स। अब देखो यहाँ पे एनालिसिस क्वेश्चन किस तरीके का है, क्योंकि ये ESC का क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा डीप है ये। और ये गलत होने के चांसेस यहाँ पे जो होते हैं, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस का एक यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। वो मतलब इस क्वेश्चन की लेवल को इजी करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे इसने सिर्फ ये बोला है पहले कि आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है, और ये स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ, ठीक है। एंड यू हैव टू ओनली कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंसिडर करके हमें फैसला लेना है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट में बता रहा है कि फाइनर सॉइल पार्टिकल्स आर नेवर परफेक्टली स्फीयर्स। ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई वहाँ पे हम एज्यूम क्या करके चलते हैं कि जो ऑल सॉइल पार्टिकल्स जो है वो उनकी शेप जो है वो स्फीयर है, ठीक है। वहाँ पे हम उनको स्फीयर मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे एजम्पशन की बात नहीं हो रही। इसने ये नहीं कहा कि एजम्पशंस के रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसने सिर्फ कहा है कि आप कंसिडर करो। तो हमें पता है कि जो फाइनर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो कभी परफेक्टली स्फीयर्स नहीं होते हैं, हमने पढ़ा है। फाइनर सॉइल पार्टिकल्स आपके कौन से होते हैं? क्ले पार्टिकल्स जनरली। और उनकी शेप क्या निकल के आती है? वो थोड़ी सी फ्लैकी निकल के आती है, ठीक है। सो दैट्स फ्लैकी टाइप। तो इसीलिए वो कभी परफेक्टली स्फीयर्स नहीं हो सकते। सो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। दिस अ ट्रू स्टेटमेंट।
ऑल द नाउ स्टेटमेंट सेकंड, ऑल द सॉइल ग्रेन्स मे हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस स्टेटमेंट को आप कंसिडर करो, कह रहा है कि सारे सॉइल ग्रेन्स की सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा है कि वहां पे हमने डिस्कस किया कि सारे सॉइल पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्योंकि तभी तो हमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस फ़ायदा देती है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल्स की अलग अलग होती है, क्योंकि वो उसी तरीके से फिर सेटल होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेटल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज क्वाइटली रॉन्ग। नाउ ऑप स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है कि पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग टू फाइन सॉइल फ्रैक्शन मे कैरी सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जो आपके फाइन पार्टिकल्स होंगे बेसिकली, ठीक है ना, उन पे सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है ना, उन पे कोलाइडल चार्जेस होते हैं, हमें पता है कि उन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि जनरली क्ले पार्टिकल्स पे चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें जो आप करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमारी, वो है आप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज़ रॉन्ग। सो 1 एंड 3 आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। इसने करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है, तो 1 एंड 3 ओनली। नाउ अनदर अगेन क्वेश्चन इज अबाउट द सेडिमेंटेशन, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। नाउ सेडिमेंटेशन मेथड जनरली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज, ऑप्शन ए सक्सेसिव सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी observation of the amount of sediment per unit volume at a given point, observation of total amount of soil in suspension above a given elevation, observation of total sedimentation soil। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन होती है सॉइल मैकेनिक्स के हिसाब से क्या है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन पॉइंट, यानी अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कितना ठीक है ना है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से एट ए गिवन पॉइंट, सो दैट इज सेडिमेंटेशन। सक्सेसफुल सेडिमेंटेशन कोई मतलब नहीं बनता। ऑब्जर्वेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल इन सस्पेंशन अबोव ए गिवन एलिवेशन, नहीं, अबोव ए गिवन एलिवेशन नहीं होता है, पर यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन पॉइंट होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बुक से हमने फ्रेम किया है, ताकि इससे थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट आपका बढ़े, ठीक है, थोड़ी सी और चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि JKSSB क्या करता है, इसी तरीके के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको पूछता है फिर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें होनी चाहिए। कंसिडरिंग एम्बैंकमेंट्स, रोड्स, ड्रेनेज फिल्टर्स, डैम्स। अब एम्बैंकमेंट्स हमें पता है, जैसे कि हम अगर कोई रोड बनाते हैं, हाईवे बनती है, तो उसकी पहले एम्बैंकमेंट बनती है, ठीक है ना, तो एम्बैंकमेंट में सॉइल यूज़ होती है। रोड्स, ड्रेनेज फिल्टर्स आपको पता है, जो हम डैम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टू कंपनसेट द पाइपिंग फेलियर, ठीक है। और डैम्स तो आपको पता ही है। नाउ ग्रेडेशन करू इज यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ, इसके लिए हमें बताना है कि ग्रेडेशन करू किसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एम्बैंकमेंट्स में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम सॉइल यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेडेशन करू वहाँ पे काम आएगा। रोड्स में भी जब हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी ग्रेडेशन करू का हम यूज़ करते हैं। ड्रेनेज फिल्टर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ड्रेनेज फिल्टर्स में हम वेरियस टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो है वो लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्रेडेशन करू यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करू का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और डैम्स में भी है, ठीक है। सो इन सब में आप ग्रेडेशन करू जो है वो उसका यूज़ होता है, उसको डिज़ाइन, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए ग्रेडेशन करू का यूज़ होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आएंगे। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस अगेन अ फ्रेम्ड क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसिस्टेंसी स्टेजेस दिए गए हैं, ठीक है, सॉइल्स के, और उनको एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना है। यानी जब सॉइल लिक्विड स्टेट में होती है, तो उसकी एग्जाम्पल उस वक्त क्या होगी, ठीक है, जब सॉइल लिक्विड स्टेट में होगी, सो उसकी एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टली आपका क्या होगी, थिक जूस, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट किसके साथ मैच होगा, तो सॉफ्ट रबर। सेमी सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो वो चीज़ की एग्जाम्पल हो जाएगी, चीज़। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, चॉकलेट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट
You have to remember the formulas, sorry, examples. Now consider the following factors related to soil. Again, it's a framed question. ठीक है. फॉलोइंग फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है. पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप एंड डेंसिटी इंडेक्स. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर अफेक्टेड बाय. अब इनमें से किस फैक्टर से आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो इफेक्ट होती है? तो पार्टिकल शेप से तो ऑब्वियसली होती है, पार्टिकल साइज से भी होती है, डेंसिटी इंडेक्स से भी होती है. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. Considering adsorbed water, rock floor, clay minerals, non-polar liquid, the important factors provide plasticity to the soil are. अब इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो सॉइल को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं? एब्जॉर्ब्ड वाटर तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है. ठीक है. रॉक फ्लोर नहीं. रॉक फ्लोर अगरचे क्ले साइजेड, उसके पार्टिकल्स जो है वो क्ले साइजेड होते हैं, बट क्ले साइजेड पार्टिकल्स होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्ले मिनरल्स प्रेजेंट है. ठीक है. क्ले मिनरल्स जो है वो आपकी क्ले में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि प्लास्टिसिटी जो है वो मेनली एब्जॉर्ब्ड वाटर और क्ले मिनरल्स की वजह से होती है. ठीक है. सो ऑप्शंस इसमें पहला और तीसरा जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे. नॉन पोलर लिक्विड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो नॉन पोलर लिक्विड है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. बिकॉज प्लास्टिसिटी जो इम्पार्ट करता है वो आपका डाइपोलर लिक्विड इम्पार्ट करता है. डाइपोलर लिक्विड में क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, एनाइनस कैटाइनस. तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी चार्ज होता है. जैसे हमने देखा एक क्वेश्चन में, उन पे भी सरफेस इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं क्ले पार्टिकल्स पे. तो वो इस वाटर को, डाइपोलर लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. डाइपोलर लिक्विड का यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा? वाटर. ठीक है. तो वो वाटर को अट्रैक्ट करके वहाँ पे एब्जॉर्बड लेयर बनती है सॉइल में. ठीक है, जिससे प्लास्टिसिटी इम्पार्ट होती है. सो एब्जॉर्बड वाटर एंड क्ले मिनरल्स आपके प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करते हैं. नॉन पोलर लिक्विड नहीं आएगा, बल्कि डाइपोलर लिक्विड होना चाहिए. और नॉन पोलर लिक्विड यहाँ पे एग्जाम्पल उसकी क्या होगी? कैरोसिन एक ऐसा लिक्विड होता है. ठीक है, दैट इज अ नॉन पोलर लिक्विड. सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विल बी एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड क्ले मिनरल्स. ठीक है, 1 and 3 only. Now moving to the another question, again very important question. The values of liquid limit and plastic limit are primarily indicative of which of the following engineering properties of soil? तो जो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट है वो कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करते हैं? शेयर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस. देखिए, हमें हमारे जहन में ये होता है कि जो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट है वो जनरली आपके कंप्रेसिबिलिटी के साथ रिलेटेड होते हैं. ठीक है ना. बट आपको पता होना चाहिए वो सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी को ही इंडिकेट नहीं करते हैं, बल्कि दे इंडिकेट शेयर स्ट्रेंथ आल्सो एंड परमेबिलिटी आल्सो. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द इंडेक्स, सॉरी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आपके प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो चुके हैं. ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियोज़ में, तो मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी किया. ठीक है, कॉपी नहीं मतलब फ्रेम किया. तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IAS 2008 मीन्स इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम. ठीक है, 2008 में आया है. इन कंपैरिजन टू अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ नॉर्मल सॉइल्स, द एक्सपेंसिव सॉइल्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो जब हम अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ नॉर्मल साइज को कंपेयर करते हैं एक्सपेंसिव सॉइल्स के साथ, ठीक है, तो एक्सपेंसिव सॉइल्स के अटरबर्ग लिमिट्स किस तरह होते हैं? एक्सपेंसिव सॉइल्स कौन सी सॉइल्स होती हैं जो आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम शो करती है, वॉल्यूम चेंज शो करती है. ठीक है, ऑन द चेंज ऑफ द वाटर कंटेंट. तो एक्सपेंसिव सॉइल्स का जो बिहेवियर होगा यहाँ पे, पहली बात, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि मोर लिक्विड लिमिट. हाँ, यस. एक्सपेंसिव सॉइल्स का क्या होता है? लिक्विड लिमिट मोर होता है. लेस प्लास्टिक लिमिट, यस, उनका प्लास्टिक लिमिट भी लेस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सॉइल्स. लेस श्रिंकेज लिमिट, यस. मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ये भी आपका ट्रू है. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपकी एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं उनको अगर हम
नॉर्मल सॉइल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका लिक्विड लिमिट ज़्यादा होता है, प्लास्टिक लिमिट कम होता है, श्रिंकेज लिमिट भी लेस होता है, बट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मोर होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हम आपसे क्वालिटी क्वेश्चन ही तो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया है। इट्स अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पे मैंने आपसे अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड थे, लेकिन आगे हम हर किसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो, ठीक है ना, स्टेटमेंट टाइप, डेफिनेशन बेस्ड पे, ठीक है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हर तरीके के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं हर टॉपिक से हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज भी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी, कंसेप्ट बेस्ड भी, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट। सिल्ट कंटेंट कितना है इसमें? 60%। द अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फाइन ग्रेन सॉइल है हमारे पास, ठीक है, इट्स अ फाइन ग्रेन सॉइल। द सॉइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% and 28%. The soil behaves fluid like when the water content is more than 40%. The activity of the soil is, तो यहाँ पे जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे, एक्टिविटी हमने डिस्कस की है। एक्टिविटी इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। तो ये आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, दिस इज एक्टिविटी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, बिकॉज प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट अब यहाँ पे क्या है? सो इसने यहाँ पे कहा है कि द सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। मीन्स यहाँ पे जो आपका वाटर कंटेंट है जिसके बाद सॉइल फ्लूइड में चेंज हो रही है, ठीक है ना, फ्लूइड स्टेट में चेंज हो रही है, तो वही आपका लिक्विड लिमिट होगा ऑब्वियसली। सो दैट इज 40%। तो लिक्विड लिमिट हमारा 40% है, माइनस हम करेंगे प्लास्टिक लिमिट। ना वो प्लास्टिक लिमिट आप कौन सी वैल्यू लेंगे? यहाँ पे इसने कहा है कि द सॉइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% and 28%। बिटवीन 15% and 28% मीन्स द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज इन द सेमी सॉलिड स्टेट और इन द और इज चेंजिंग फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम वाटर कंटेंट के बाद ही वो प्लास्टिक, सेमी सॉलिड स्टेट के बाद जो अगली स्टेट आती है दैट इज प्लास्टिक स्टेट। तो जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट यहाँ पे है जिसके बाद सॉइल प्लास्टिक स्टेट में चेंज होगी, सो वो आपका कौन सा है? वो 28% है, ठीक है ना। 15% जो है दैट इज मिनिमम कंटेंट, उसके बाद सॉइल जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगी अगर मॉइस्चर जो है वो फर्दर रिड्यूस होता है। तो 28% के बाद ही सॉइल जो है वो प्लास्टिक लिमिट में चेंज हो सकती है। तो 28% जो है आपका प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है। सो 40 माइनस 28 ये हमारा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 12 होगा, ठीक है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया दैट इज 12। अब हमने कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। तो इसने पहले हमें गिवन दिया है यहाँ पे कि फाइन ग्रेन सॉइल है और इसमें 60% बाई वेट जो है वो सिल्ट कंटेंट है। अब हमें पता है कि फाइन ग्रेन सॉइल उसमें दो टाइप्स की ही सॉइल्स हो सकती है जनरली, एक तो सिल्ट एक तो क्ले, ठीक है। अब इस पूरी सॉइल में 60% जो है, इस टोटल सॉइल में 60% इसमें सिल्ट है, तो रिमेनिंग जो फ्रैक्शन है दैट इज ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो आपका क्ले होगा, ठीक है ना। रिमेनिंग परसेंटेज जो होगी वो क्ले की होगी। सो इट मीन्स अगर इसमें 60% सिल्ट है तो टोटल सॉइल कितनी है? दैट इज 100%। अगर हम उसको मान के चलेंगे तो 100% में से 60% अगर आपका सिल्ट कंटेंट है तो रिमेनिंग परसेंट यानी 40% आपका क्या होगा? दैट इज क्ले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100 में से हम 60% जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40% हमारे पास बचेगा जो हमारे पास क्ले फ्रैक्शन होगा। सो हमारे पास क्ले फ्रैक्शन निकल के आ गया है 40%। सो हम अब करेंगे 12 डिवाइड बाई 40 एंड जब हम ये
डिवीजन करेंगे यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 0.3, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्या हो सकता है, आप यहाँ पे क्ले फ्रैक्शन को जो है वो 60% ले सकते हो। अब अगर आप जल्दी में जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हो, आपने ध्यान नहीं अगर दिया है यहाँ पे, तो 60% आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 60% जो है वो सिल्ट कंटेंट है। आपको 100 में से 60 माइनस करना है, तो तब आपको क्ले फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। Now the question is asking, the liquid limit of clay soil is 56% and it is plasticity index is 15%. The state of the soil at a water content of 45% is. तो डायरेक्टली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बेसिस पर ही सॉइल को क्लास पे करते हैं कि वो किस स्टेट में है। सो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा क्या होता है, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट हमारे पास गिवन है, दैट इज 56% माइनस वाटर कंटेंट जो कि हमारा 45% हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि गिवन है दैट इज 15%। सो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 11/15 मीनस 0 पॉइंट कुछ यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है हमारा, वो हमारा किसके बराबर आया है, दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। वो लेस देन 1 आया है हमारा बट ग्रेटर देन 0। तो जब हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेस देन 1 होता है एंड ग्रेटर देन बट ग्रेटर देन 0 होता है, तो सॉइल किस स्टेट में होती है, तो सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 के बराबर आता तो लिक्विड लिमिट पे थी सॉइल, ठीक है। एंड जब लेस देन 0 होता है तो लिक्विड स्टेट उस वक्त हम कंसिडर करके चलते हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू, सो श्रिंकेज इंडेक्स जो होता है दैट इज प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना, डायरेक्टली। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने पहले किया है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, a soil sample has a shrinkage limit of 10% and specific gravity of soil salt is as 2.7. The porosity of soil at shrinkage limit is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, IS 1995 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रिलेशन अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे, दैट इज ES इज इक्वल टू WG, ठीक है ना, जो कि हमारे पास रिलेशन है, पहले यूनिट में हमने डिस्कस किया है। अब हमें पता है, ये चीज़ हमें पता होती है कि जो श्रिंकेज लिमिट है, एट श्रिंकेज लिमिट हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना मान के चलते हैं, तो दैट इज 1, ठीक है ना, क्योंकि एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे 1 हो जाएगा। वाटर कंटेंट एट दिस श्रिंकेज लिमिट जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है, दैट इज 10% मीनस 0.1, ठीक है, 0.1 हमारे पास है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 2.7। सो ये हमारे पास 0.27। तो यहाँ पे हमें वॉइड रेशो क्या मिला है, 0.27, ठीक है ना, 0.27 हमारे पास वॉइड रेशो आ गया डायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे, वॉइड रेशो से कि जो रिलेशन होती है उससे हम पोरासिटी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें पता है कि N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E, ठीक है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 0.27 अपॉन 1 प्लस 0.27, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आपका 21.2%, ठीक है। जब हम इसको परसेंटेज में बाद में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 21.2%। सो दैट इज इट। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन।
In liquid limit test by Casagrande apparatus, the water content for 10 and 100 blues are 40% and 10%. ठीक है, यानी 10 नंबर ऑफ ब्लूज के लिए यहाँ पे अगर मैं N1 कंसिडर करता हूँ, N1 जो है दैट इज 10 एंड N2 जो है दैट इज 100. ठीक है ना. सो 10 N1 के लिए जो है वाटर कंटेंट कितना है, दैट इज 40%, एंड N2 के लिए जो वाटर कंटेंट है वो 10% है. ठीक है. द फ्लो इंडेक्स फॉर द सॉइल इज, अब हमें फ्लो इंडेक्स कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आपको रिकॉल करनी है फ्लो इंडेक्स की जो फॉर्मूला थी, इक्वेशन थी. सो वो हमारी डायरेक्टली क्या होती है, W2 माइनस W1 अपॉन log 10 ऑफ N1 बाई N2. ठीक है ना, N1 बाई N2. तो अब हमारे पास W2 क्या है, मीन्स जो N2 के लिए हमारे पास वाटर कंटेंट है वो हमारे पास कितना है, 100 ब्लोज के लिए दैट इज 10%. ठीक है, जो कि हमारा 10% है. 10% माइनस W1 जो है वो आपका 10 ब्लोज के लिए हो जाएगा, दैट इज 40%. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई log 10 ऑफ N2 बाई N1 बाई N2 मीन्स 10 बाई 100. ठीक है, log 10 ऑफ 10 बाई 100 मीन्स 1 बाई 10 log 10 ऑफ 1 बाई 10. सो यहाँ पे हमारे पास क्या निकला था, 10 माइनस 40 दैट विल बी 10 माइनस 40 जब हम करेंगे तो माइनस 30 आएगा ना, माइनस 30% अपॉन log 10 ऑफ N2 बाई N1. N2 जो हमारे पास था दैट वाज सॉरी log 10 ऑफ N1 बाई N2 दैट इज 10 बाई 100. 10 बाई 100 1 बाई 10 हो जाएगा, मीनस 0.1. सो log 10 ऑफ 1 बाई 10 इज बेसिकली वो आपका -1 हो जाता है. ठीक है, दैट इज -1. अब माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30. यहाँ पे आपको वैल्यू याद रखनी होगी, log 10 की वैल्यू जो है जनरली -1 होती है. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन. नाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट, डेंसिटी इंडेक्स, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है. तो हम जानते हैं कोहेसिव सॉइल की कंसिस्टेंसी जो है वो एक ही चीज़ से इफेक्ट होगी, दैट इज वाटर कंटेंट. जब उसमें वाटर कंटेंट चेंज होगा तभी कंसिस्टेंसी भी चेंज होगी. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन. द एडमिक्सचर ऑफ सैंड और सिल्ट टू क्ले काजेस, द एडमिक्सचर ऑफ सैंड और सिल्ट टू क्ले काजेस decrease in liquid limit and increase in plasticity index, decrease in liquid limit and no change in plasticity index, decrease in both liquid limit and plasticity index, increase in both liquid limit and plasticity index. तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब हम सैंड और सिल्ट क्ले में ऐड करेंगे तो ओब्वियसली उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, दैट विल डिक्रीज, क्योंकि प्लास्टिसिटी जो है वो क्ले की वजह से ही होती है. जब उसमें हम सैंड और सिल्ट ऐड करेंगे उसमें प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड इसकी वजह से आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों चीज़ें आपकी डिक्रीज होंगी. ठीक है ना. सो डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. ए स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में. ठीक है ना, जो स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है स्टीप इस तरह से, तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दैट रिप्रेजेंट इज बेसिकली मोर यूनिफॉर्म ग्रेन साइजेस, है ना, मोर यूनिफॉर्म ग्रेन साइजेस, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन साइजेस, ग्रेन्स ऑफ ऑल साइजेस, ग्रेन साइजेस फ्रॉम टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस. तो ऑब्वियसली जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो आपका मोर यूनिफॉर्म ग्रेन साइजेस को ही शो करेगा. यहाँ हम जिसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल या पोरली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन इज अगेन फॉर द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ए फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोज, तो जो फ्लैट कर्व होता है वो आपका क्या शो करता है, तो वो वाइड रेंज ऑफ ग्रेन साइजेस शो करता है. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हमने देखा था वहाँ पे वेल ग्रेडेड सॉइल का जो कर्व बनता था कुछ इस तरह से बनता था. ठीक है ना, फ्लैट एस शेप्ड कर्व.
सो इट शोज द वाइड रेंज ऑफ ग्रेन साइजेस। अब यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देखो सर्टन रेंज ऑफ मिसिंग ग्रेन साइजेस, वो आपको किस में शो करेगा, तो वो गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, उसके लिए। एंड वो जो करो होगा दैट विल बी ए करो विद अ हम्प, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर में आप देखो ऑप्शन डी में जो इसने मेंशन किया है, ग्रेन साइजेस फ्रॉम टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। तो जब ग्रेन साइजेस फ्रॉम टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो कर्व आता है उसमें एक कॉन्स्पिशियस ब्रेक आता है, ठीक है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में। तो उसका कर्व कुछ एक कॉन्स्पिशियस ब्रेक के साथ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सो दैट इज इट। या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास lies between its liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be in liquid state, plastic state, semi-solid state, solid state। तो जब उसका नेचुरल वाटर कंटेंट लाई करता है बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, तो वो किस स्टेट में है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपकी प्लास्टिक स्टेट में होगी, ठीक है, क्योंकि जब वो उसका वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच लाई करता है तो ऑब्वियसली जो है वो प्लास्टिक स्टेट में होगी, क्योंकि उसके बाद अगर वो चेंज होगी तो लिक्विड लिमिट में ही चेंज हो सकती है। सो इट इज़ ऑप्शन बी जो है वो ही आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर। स्फीयर्स ऑफ डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 0.2 टू 0.0002 mm। सो 0.2 से लेकर 0.0002 mm की पार्टिकल साइज रेंज जो होती है, इसी पार्टिकल साइज रेंज के बीच जो है वो स्टोक्स लॉ आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम 0.2 mm एंड मिनिमम 0.0002 mm। A flat flow curve indicates soil off। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो फ्लैट फ्लो कर्व होता है तो वो आपका इंडिकेट करता है हाई शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई शेयर स्ट्रेंथ। अगर स्टीप होगा तो फिर वो लो शेयर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। फ्लो कर्व जो है आपका वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, जो कर्व निकल के आता है। एंड स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व आपका क्या होता है, दैट इज फ्लो इंडेक्स, ठीक है, वो आपका फ्लो इंडेक्स होता है। The soil sample used for liquid limit and plastic limit and for shrinkage limit tests should be finer than, मीन्स जो हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स के लिए सॉइल कंसिडर करते हैं तो दैट इज फाइनर देन 75 माइक्रॉन, ठीक है ना, 75 माइक्रॉन ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है। नाउ ए क्ले इज सेड टू बी फैट व्हेन इट इज लिक्विड लिमिट इज। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सॉइल को हम या क्ले को हम फैट कब कहते हैं, ठीक है ना, किस लिक्विड लिमिट पे हम उसको फैट बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, मीन्स मोर देन 50%, ठीक है ना, मोर देन 50%, यानी जब उसका लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा होगा तो उसको हम फैट बोलते हैं। और इस पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सॉइल का या क्ले का लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% होता है तो तब उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देन इट इज़ नोन एज फैट क्ले। सो नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा
अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, गेट 2008 से क्वेश्चन जो है गेट 2008 में पूछा गया है। द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट को एल से डिनोट किया गया है, प्लास्टिक लिमिट PL एंड श्रिंकेज लिमिट हमारा SL। एक कोहेसिव सॉइल के लिए कौन सी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी द ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में जो आपके पास रिलेशन है मीन्स लिक्विड लिमिट आपका ग्रेटर होगा प्लास्टिक लिमिट से एंड प्लास्टिक लिमिट विल बी ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट एक कोहेसिव सॉइल में। ठीक है, सो सिंपल सी रिलेशन होती है, इट शुड बी रिमेंबर्ड। Now this is a very important question. A clay sample has a void ratio of 0.35 in dry state. The specific gravity of soil solidus is 2.68. What is the shrinkage limit of the soil? यहाँ पे बेसिकली श्रिंकेज लिमिट कैलकुलेट करना है। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि गेट से क्वेश्चन है, तो लेकिन फिर भी इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करनी होगी, क्योंकि वो आपको गामा डी ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्राई यूनिट वेट यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1+c। ठीक है, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1+c। वाइड रेशो हमारे पास गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है। गामा डब्ल्यू को हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको हम 1 कंसिडर करेंगे क्योंकि उसका हम यूनिट जो है वहाँ यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राम पर सीसी में लेंगे, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में हमारा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी शुड पुट द गामा डब्ल्यू एज 1। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 2.7 अपॉन 1.35। ठीक है, सॉरी 2.68 अपॉन 1.30 यस 1.35, तो वो हमारा कितना निकल के आएगा, दैट विल बी 1.8। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 के बराबर आएगा गामा डी। नाउ अब हमारे पास जो रिलेशन होती है श्रिंकेज रेशियो जो होता है हमारे पास आर, दैट इज गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। ठीक है, और गामा डी हमारा कितना है, 1.8 है। गामा डब्ल्यू अगेन हम 1 रखेंगे तो 1.8 यहाँ से निकल के आएगा। अब हमारे पास जो हम फाइनल में रिलेशन लगाएंगे दैट इज श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 अपॉन जी। ठीक है, जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारी अल्टीमेट रिलेशन है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन जी। ये रिलेशन जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी है दैट इज़ 1.8। सो 1 अपॉन 1.8 माइनस 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा दैट विल बी 13.06%। ठीक है, 13.06। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट चलो फॉर्मूलाज यहाँ से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लूज इन सॉइल्स एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैसेग्रांडीज लिक्विड लिमिट डिवाइस इज गिवन बाय W इज इक्वल टू 15 माइनस log 10 of n, log 10 of n। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोज। द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज, द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज, यहाँ पे हमें लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ब्लोज होता है एट द लिक्विड लिमिट वो आपका कितना होता है, दैट इज 25। सो n आपका 25 के बराबर होगा। सो डायरेक्टली इस रिलेशन में हम n को 25 पुट करेंगे तो हमारे पास w यानी वाटर कॉन्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो W विल बी 15 माइनस log 10 ऑफ 25। अब log 10 ऑफ 25 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड लिमिट पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें पता ही होता है कि लिक्विड लिमिट जो है वो हमारा कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे निकल के आता है, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे वो निकल के आता है। तो log 10 ऑफ 25 आपको याद होना चाहिए, दैट इज नियरेस्ट टू 1.4। ठीक है, ये आपका 1.4 के सिमिलर होता है। ठीक है, 1.39 समथिंग अराउंड, सो दैट इज 1.4। सो 15 माइनस जब मैं करूँगा, ठीक है ना, 1.4, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 13.6। ठीक है ना, ऑब्वियसली 13.6 ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, जो कि हमें पता है श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नाउ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टिपिकल ऑफ क्ले सॉइल्स, ठीक है, तो जो कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्टिविटी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है क्ले सॉइल्स की होती है। एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 7 इन ए क्ले सॉइल इज इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोंट मोरिलोनाइट मिनरल, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्ले सॉइल्स की होती है टिपिकली। एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 7 इन ए क्ले सॉइल इज इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोंट मोरिलोनाइट मिनरल, तो ऑब्वियसली एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 7 जो है वो एक हाई एक्टिविटी वैल्यू है, तो जिस पे किले में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल, ठीक है ना। सो ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू। एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 7 इन ए क्ले सॉइल इज इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलाइट, नो, वो आपका इंडिकेटिव होता है मोंट मोरिलोनाइट मिनरल का। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ another question, a saturated specimen of clay was immersed in mercury and displaced volume was 21.8 cc cubic centimeter. The weight of the sample was 32.2 gram. Uh, After on drying for 48 hours, weight reduced to 20.2 gram. Okay, while volume came down to 11.6 cc. The shrinkage limit of the soil is. तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन यूज होगा वो आपका that is W1 means weight of the sample minus WD, that is the dry weight upon dry weight, ठीक है, upon WD and multiplied by V1, sorry, yes, V1 volume of the sample minus VD, that is the dry volume, into gamma W upon WD, that is the dry weight, ठीक है। तो ये रिलेशन जब हम अप्लाई करेंगे हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, ड्राई वेट भी हमारे पास गिवन है जो कि 20.2 ग्राम है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द सैंपल 21.8 जो कि हम V1 रखेंगे यहाँ पे, एंड वेट ऑफ द सैंपल W1 32.2 ग्राम जो है कंसिडर करना होगा, ठीक है। एंड जो ड्राई वॉल्यूम है 11.6 cc जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो उसके बाद जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये इसका कैलकुलेशन लंबा है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया इसमें किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। नाउ द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सैंपल आर 65% एंड 29% रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm इज 24। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज। फिर से हमें यहाँ पे एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन यहाँ पे हमने इसने दे के रखा है, दैट इज 24, ठीक है ना, क्योंकि क्ले ही जो है दैट इज जिसका ग्रेन साइज फाइनर होता है 0.002 mm से, ठीक है ना। तो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, सो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हम करेंगे 65 माइनस 29, 65% माइनस 29 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमारे पास होगा 36/24, ठीक है, 36/24। सो 1.5 मेरा ख्याल है, ठीक है, 1.5 के करीब आएगा, आप आंसर चेक कर लेना। आई थिंक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ ए क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ ए क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम ए लार्ज वैल्यू। तो क्ले सॉइल का जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है वो एक लार्ज वैल्यू से ग्रेजुअली डिक्रीज किया गया है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, यानी ये जो हमारे पास अटरबर्ग लिमिट्स है इनकी करेक्ट रिलेशन क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगी।
ठीक है ना, कैसे ऑकर करेंगे? जब उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ग्रेजुअली हम रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे एक लार्ज वैल्यू से। सो ऑकरेंस ऑफ दीज फॉलोइंग लिमिट्स, तो ऑब्वियसली जब पहले उसमें मॉइस्चर कंटेंट था एक लार्ज वैल्यू पे, तो उस वक्त उसमें कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो दैट इज लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद जब मॉइस्चर कंटेंट फर्दर रिड्यूस होगा, तो उसके बाद कौन सा लिमिट आ जाएगा, तो दैट इज प्लास्टिक लिमिट, एंड फाइनली उस वो श्रिंकेज लिमिट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज पहले लिक्विड लिमिट, उसके बाद जब ग्रेजुअली डिक्रीज होगा तो प्लास्टिक लिमिट एंड देन श्रिंकेज लिमिट, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमने अभी किया है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया, तो अब ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो एंड होते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे, नहीं अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं शायद, हाँ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन, नाउ कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर ए क्ले सॉइल इज, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारी क्या होती है डायरेक्टली, अभी हमने कल एक क्वेश्चन में यूज़ की थी। सो दैट इज द लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट श्रिंकेज लिमिट इट विल शो, तो जब श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड सॉइल ड्राई होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है, तो इट विल शो नो वॉल्यूम चेंज, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन डी, द टफनेस इंडेक्स ऑफ अ क्ले सॉइल इज गिवन बाय, टफनेस इंडेक्स आपका क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स टू प्लास्टिक लिमिट टू लिक्विड, नो। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स डायरेक्टली। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा वायर ऑब्टेन फ्रॉम अ लिक्विड लिमिट टेस्ट कंडक्टेड ऑन सॉइल सैंपल, नंबर ऑफ ब्लोज आपके पास गिवन है, और नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्ड में आपके पास वाटर कॉन्टेंट्स जो है वो गिवन है, ठीक है। द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज, यहाँ पे लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करना है। एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड लिमिट जो होता है दैट इज द वाटर कॉन्टेंट करस्पॉन्डिंग टू द 25 नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टेबल में देखेंगे 25 नंबर ऑफ ब्लोज को कौन सा वाटर कॉन्टेंट आपका करस्पॉन्ड करता है, तो दैट इज 61.9, ठीक है, डायरेक्टली 61.9 जो आपका हो जाएगा 61.9%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ईजी है, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले इसका जो अभी टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, एक्चुअल में हमने अभी फाइन ग्रेन सॉइल्स की ही कवर किए हैं। इसके बाद हमने कोर्स ग्रेन सॉइल्स की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद सॉइल क्लासिफिकेशन जो है वो मेन टॉपिक है। तो इसी तरह से उसके क्वेश्चन जो है इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम भी कर रहे थे कि आप सिर्फ क्वेश्चन सीरीज जो है वो ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेजेंट करो, ठीक है। वो आपकी बात जो है वो सही है, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी, अब मैं थ्योरी कोइंसाइज ही लाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियोस में थ्योरी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। अगर आप उस तरह से नहीं चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा फिर, मैं थ्योरी को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, लेकिन फिर भी थ्योरी जो है कुछ पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने होंगे, क्योंकि जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स से उनकी रेफरेंसेस से मैं यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ, तो उन पे आपको कल को डायरेक्टली क्या है कि क्वेश्चन, फ्रेम्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो बात हो गई, बाकी मैं थ्योरी करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी क्रिस्प थ्योरी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूँ, और मेन फोकस जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे जल्द से जल्द, और इसी तरह से पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसके बाद अगले सब्जेक्ट्स भी हमें कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट से ज़्यादा कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स, और उसके बाद आरसीसी है एंड सीपीएम एंड पर्ट, ठीक है। बाकी जो आपकी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हो गई, थैंक यू।